ये लो आशा, इस महीने के पैसे। और हाँ, राजीव ने जो पैसे दिए हैं उन्हें भी संभाल के रखना। इसी साल छोटे बेटे की भी शादी करनी है। पैसों की अभी बहुत जरूरत है। माँ, इस महीने मैं तुम्हें ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप ये 500 रुपए रख लो। वाह बेटा, माँ को 1000 से 500 रुपए देने लगा। जब तू छोटा था ना, तो तू मुझसे जितना मांगता था मैं उतना देती थी। आज 500 रुपए दे रहा है, कल को कहेगा कि बुढ़िया मरने वाली है, इसे 5 रुपए भी क्यों दो। ऐसा नहीं है माँ, और हर महीने तुम 1500 लेती तो हो। तुम करती क्या हो उन पैसों का? सर्दी हो या गर्मी, खाना हो, राशन हो या खर्च हो, आपकी दवाई हो, सारी चीजों का इंतजाम तो हम ही लोग करते हैं। आपका छोटा बेटा तो आपको देखने भी नहीं आता। आपको तो 1 रुपया खर्च नहीं होते, पर फिर भी आप हर महीने लड़कर यही दिन देखने को रह गए थे। जब आशा बहू आई थी तब भी तो तू बहू को नहीं, मुझे अपनी सारी सैलरी देता था। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए और तेरी बड़ी बहू आई, तूने तो घर की सारी बागडोर अपने बीवी बच्चों के हाथ में कर दी। माँ की तो अब कोई परवाह ही नहीं है। इस ठंड में माँ कैसे सिंगल कपड़े में दिन काट रही है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। अर्चना अपना रोना दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है और जानबूझकर जमीन पर एक पतला सा चादर बिछाकर लेट जाती है। जब आशा अपनी बहू सुमन के साथ आती है तो अपनी सास को जमीन पर देखकर बोलती है, माँ जी, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है और आप नीचे जमीन पर लेटी हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। होती है तबीयत खराब तो हो जाए, तुम लोगों के लिए ही अच्छा होगा ना कि मैं मर जाऊं तो। और मुझे नहीं सोना तुम्हारे इस चारपाई पर, बहुत महंगी चारपाई है। खामा खा इस पर सोते सोते अगर मैं भगवान को प्यारी हो गई तो मरने के बाद भी तुम लोग मुझे गाली ही देते रहोगे। दादी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप तो छोटे बच्चों की तरह नाराज हो गई हैं। कोई बात नहीं, राजीव जी की सैलरी आने दीजिए, मैं 500 रुपए आपको उनसे दिलवा दूंगी। ला भाई, अब यही दिन देखने को बाकी रह गया था। बहू, तो क्या मुझे लालची कहना चाहती है? तुम लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपने पति के उस पुराने घर में चली जाऊं जहां मैं ब्याह कराई थी। भले ही वो एक कमरे का घर था, पर यहाँ से ज्यादा सुकून था वहाँ। एक बार फिर अर्चना रोते हुए रात के 10 बजे घर से निकल जाती है और घर के पास वाले खेत की एक झोपड़ी में चली जाती है। ये देखकर घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने अभी दादी जी को खेत वाली झोपड़ी में अकेले जाते हुए देखा। घर में फिर से कोई बात हुई है क्या? बात क्या होगी बेटा, तेरे पापा को आज सैलरी मिली थी। तेरी दादी को 1000 रुपए चाहिए थे, पर उन्होंने 500 रुपए दे दिए। बस इसी बात पर नाराज बेटी है। जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रही थी और जब हमने कहा कि चारपाई पर सो जाओ तो और ज्यादा भड़क गई। बस इन्हें बहाने चाहिए होते हैं हम लोगों से लड़कर पैसे लेने के और अपने छोटे बेटे को देने के। छोटा बेटा कभी कुछ करता धरता तो है नहीं, हमारे टुकड़ों पर पल रहा है। आज तक अलग होने के बाद भी इन्होंने अपने छोटे बेटे के प्रति ही लाड प्यार दिखाया है। हमारे घर का खाती है पर घर अपने छोटे बेटे का भरती है। गई है झोपड़ी में रात गुजारने तो रहने दो उसे कुटिया में ही सारी रात। अब मनाने की जरूरत नहीं है उसे। दादी, आप लोग तो मुझे कहते हो कि मैं बहुत सीधी हूँ, पर सीधी तो बड़ी दादी है। मैं तो ऐसे कभी नहीं किया घर छोड़ के। दादी तो 5 साल के बच्चे की तरह करती है, एक बार भी नहीं सोचती कि उनकी इन हरकतों का राजू पर क्या असर पड़ेगा। जहां घर के सभी लोग घर के बाहर खड़े होकर अर्चना की इस हरकत से परेशान होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो वहीं अर्चना अपनी कुटिया में जाकर अपने पति की फोटो से बात करती है। सबको यही लगता है कि मैं गलत हूँ। आप ही बताओ, क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं अपने दोनों बच्चों को एक बराबर चाहती हूँ तो इसमें क्या गलत है? भगवान की कृपा से विनोद के 2 बेटे हैं, दोनों कमा रहे हैं। इनकी हालत पहले से सुधर रही है।
पर मेरा छोटा बेटा सुरेश, उसकी तो 3 बेटियां हैं, अभी एक बेटी बिहानी बाकी है। अब माँ होकर अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अर्चना अपने पति की फोटो से बात करते हुए वहीं घास पर दरी बिछाकर उस पर लेट जाती है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और अर्चना हाथ में 1000 रुपए लिए अपने छोटे बेटे के घर जाती है। अरे वाह, तुम इतनी सुबह सुबह ठंड में, भैया भाभी ने देखा तो नहीं? अगर उन्होंने देख लिया तो आप मेरे घर आई हैं हमसे मिलने, तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। जिसको नाराज होना है होने दे। बंटवारा तुम दोनों ने अपनी मर्जी से किया था, मैं तो चाहती ही नहीं थी कि मेरे बच्चों का बंटवारा हो। ये ले जल्दी 1000 रुपए, किसी चीज की कमी हो तो बताना। माँ जी, ये 1000 रुपए आपको जेठ जेठानी ने दिए हैं, आप हर महीने आकर हमें मत दिया करो। इन्हीं सब के चलते हमारे बीच में दूरी आई है और मुझे भी ये सही नहीं लगता है। तू चुप कर, क्या सही है और क्या गलत है तू मुझे मत बता। जब तुम दोनों भाइयों में बंटवारा हो रहा था तो क्या मुझे नहीं पता था कि कितनी चालाकी से अच्छी महंगी और रोड वाली जमीन तेरे जेठ जेठानी ने ले ली, और तुझे क्या दिया। इसलिए उनके हिस्से में मैं चली गई और मैं अपने बच्चों से उसकी कमाई ले सकती हूँ। आखिर मैंने उन पर इतने पैसे लगाए भी तो हैं। दादी आप कितनी अच्छी हैं, काश की बड़ी मम्मी पापा भी इतने अच्छे होते। अरे मेरा बच्चा, वो भी अच्छे हैं, बस कुछ लोगों की बातों में आ गए हैं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अर्चना 1000 रुपए अपने छोटे बेटे बहू को देकर घर के लिए निकल पड़ती है। आशा की पड़ोसन शोभा ये सब देख लेती है और अर्चना के घर पहुंचने से पहले ही आशा के कान भरने पहुंच जाती है। आशा बहन, कितनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, पर मुझे लगता है तुम्हारी उस बढ़िया सास को जरा भी ठंड नहीं लगती। मैं तो खेत गई थी लकड़ियाँ लेने, पर मैंने देखा कि तुम्हारी सास तुम्हारे देवर देवरानी के घर गई है और शायद कुछ पैसे दे रही थी। लगता है उन्हें पैसों की फिर से जरूरत पड़ गई। मुझे तो पहले से ही पता था। दादी रात के 10 बजे खेत की उस झोपड़ी में इसीलिए गई थी ताकि वो सुबह घर आने से पहले चुपके से चाचा को पैसे देकर आ सके। सही कहती है माँ, बिल्कुल पैसे हमसे लेती हैं और घर अपने छोटे बेटे का भरती हैं। सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारी दादी की आदत बहुत खराब है। देख लेना जब वो मरेंगी ना तो 1 गिलास पानी भी नसीब नहीं होगा उस बुढ़िया को। शोभा आशा और उसके परिवार को और भी ज्यादा भड़काकर वहां से चली जाती है और जब अर्चना घर आती है तब, माँ तुम्हें ठंड नहीं लगती है क्या? अरे छोटे बेटे से इतना प्यार है कि बिना ठंड की परवाह करे इस उम्र में भी तुम उसके घर पहुंच गई। तुम्हें क्या लगा तुम जाकर अपने बेटे को हमारी कमाई दे दोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? कौन सी कमाई? तुम्हारे घर से पैसे चुरा कर ले गई थी क्या मैंने अपने पैसे अपने बेटे को दिए हैं। मैं अपने पैसे तुझे दूं, अपने पोते को दूं या अपने छोटे बेटे को दूं? तू कौन होता है मुझसे हिसाब मांगने वाला? छोड़ दीजिए इन्हें, हमारी बात इन्हें कभी समझ नहीं आने वाली। सुबह सुबह फिर से आशा के घर में कलेश हो जाता है, जिसके बाद अर्चना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर घर वाले फिर से परेशान हो जाते हैं, जिस पर सुमन अपने घर वालों से कहती है, जब दादी जी को ज्यादा प्यार चाचा चाची से है तो इन्हें उन्हीं के घर छोड़ाओ ना। यहाँ सिर्फ खाना खाने की वजह से हर वक्त घर में खिचखिच होती है। अगले महीने देवर जी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर 2 महीने बाद उनकी शादी है। बताओ जरा, नहीं बहू कैसे ये सब झेलेगी? नहीं कर सकते बहू। जब जमीन का बंटवारा हो रहा था तो हमारे हिस्से में ज्यादा जमीन आई थी, इसीलिए माँ भी हमारे हिस्से में आई। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो इस चीज का बदला लेती है हमसे। बुढ़िया तो गले की हड्डी बन गई है, ना निकलते बन रहा है और ना ही उगलते। सभी घर वाले एक के साथ मिलकर अर्चना के बारे में बातें करने लगते हैं। ऐसी समय गुजरता है और जब भी अर्चना की अपने घर वालों से बहस होती, वो न दिन देखती न रात और कड़ाके की ठंड में ही घर से निकल जाती, जिससे घर वाले काफी परेशान होते। समय बीतता है और बहुत जल्दी सुमित की पढ़ाई पूरी हो जाती है और 2 महीने बाद उसकी माया नाम की लड़की से शादी हो गई। बहू, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम इस घर की बहू बनी। दीदी जल्दी से बहू रानी का गृह प्रवेश करवाओ। बहुत ठंड हो रही है बाहर, देखो तो जरा बहू कैसे कांप रही है ठंड में।
अगर तुम बकबक करना बंद करोगी तभी तो मैं अपने घर की नई बहू का गृह प्रवेश करवा पाऊंगी। तो तू बहू, तू क्यों उसकी बातों पर ध्यान दे रही है? तू अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? और बड़ी बहू, तू क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है? जाकर आलता की थाल ला, बहू कलश गिराकर गृह प्रवेश करेगी। कुछ ही देर में आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। जब सभी घर वाले एक के साथ मिलकर अर्चना के बारे में बातें करने लगते हैं। ऐसी समय गुजरता है और जब भी अर्चना की अपने घर वालों से बहस होती, वो न दिन देखती न रात और कड़ाके की ठंड में ही घर से निकल जाती, जिससे घर वाले काफी परेशान होते। समय बीतता है और बहुत जल्दी सुमित की पढ़ाई पूरी हो जाती है और 2 महीने बाद उसकी माया नाम की लड़की से शादी हो गई। बहू, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम इस घर की बहू बनी। दीदी जल्दी से बहू रानी का गृह प्रवेश करवा। बहुत ठंड हो रही है बाहर, देखो तो जरा बहू कैसे कांप रही है ठंड में। अगर तुम बकबक करना बंद करोगी तभी तो मैं अपने घर की नई बहू का गृह प्रवेश करवा पाऊंगी। तो तू बहू, तू क्यों उसकी बातों पर ध्यान दे रही है? तू अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? और बड़ी बहू, तू क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है? जाकर आलता की थाल ला, बहू कलश गिराकर गृह प्रवेश करेगी। कुछ ही देर में आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। जब करिश्मा और अनीता नई बहू से बात करने के लिए आती हैं, तो आशा और सुमन आकर उनसे कहती हैं, चाची जी, बहू इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जा रही। रात ज्यादा हो गई है और ठंड भी है। मेरी देवरानी को ठंड लग रही होगी। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को भी अपने घर जाना चाहिए। सुमन बहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? कौन सा घर दूर है? और वैसे भी अब ये भी इस घर की बहू है। अगर तुम्हारी चाची सास तुम्हारी देवरानी से थोड़ी देर बात कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। सुमित्रा बहू, तुझे नहीं पता, ये लोग बहुत डरपोक और शक्की हैं। इन्हें लगता है कि हर कोई इनके घर के लोगों के कान ही भरता है। इन्हें डर है कि छोटी बहू कहीं मेरी आशा बहू की तरह न निकले और आते ही अपनी चाची सास की बात सुनकर बंटवारा ना कर ले। दादी, आप तो बाल की खाल निकालने लगती हैं। मेरी बीवी तो चाचा चाची का भला ही चाहती थी बस। अगर तेरी बीवी इतना ही भला चाहती थी तो शादी में थोड़ा खर्चा कम कर लेती। क्या जरूरत थी इतने महंगे कपड़े लेने की और बच्चों को दिलाने की? सारा फिजूल खर्च किया है और घर को देखो, इतने में तो मेरी बहुरानी भी नहीं सजी है जितना इन्होंने घर सजा रखा है। पर भाई, मुझे क्या, मुझसे थोड़ी ना पैसे लिए थे, उनके पैसे थे, उड़ा दिए जितने उड़ाने थे। दादी, बात को जाने दीजिए, हमें वैसे भी लेट हो रहा था। भाभी, हम चलते हैं, फिर कभी आपसे मिलने के लिए आएंगे। हाय भाई, ऐसे शुभ मौके पर भी इस घर में तो एक दूसरे को ताने ही कसे जा रहे हैं। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया अपने पति सुमित के साथ कमरे में जाती है और घर में चल रहे माहौल के बारे में पूछती है। माफ करना, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, घर में चल क्या रहा है? क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो खुद परेशान हूँ अपने घर से। कई साल पहले चाचा और पापा के बीच में बंटवारा हुआ था। पापा ने कुछ जमीन हिस्से में ज्यादा ली क्योंकि उनका कहना था कि पापा की मदद उन्होंने की थी, पर दादी चाहती थी कि दोनों में बराबर का बंटवारा हो, जो कि हो पाया। इसलिए जब दादी की बारी आई तो दादी ने खुद हमारे हिस्से में आने का सोचा और हमारे हिस्से में आकर इस तरह रोज के ड्रामे करती हैं और चाचा जी की मदद करती हैं। बस यही बात माँ और पापा को पसंद नहीं है। हमेशा दादी चाचा चाची के लिए मरती आई हैं, जबकि उनकी देख रेख हम कर रहे हैं। अगर चाचा चाची के पास होती ना दादी तो अब तक जिंदा भी नहीं रहती। सारी बात सुनने के बाद माया और सुमित भी सो जाते हैं। अगले दिन माया की पहली रसोई होती है और जब वो रसोई में खाना बनाने के लिए बैठती है तो सब्जी में थोड़ा तेल ज्यादा डाल देती है। तभी वहाँ अर्चना आती है और सब्जी में ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता देखकर बहू को ताने कसती है। बहू, तुम भले ही अमीर खानदान से होगी पर हम नहीं हैं। एक एक पैसा जोड़कर हमने तुम्हारी शादी करवाई है और अभी मेरी एक पोती बाकी है, हमें उसकी भी शादी करवानी है। जिस तरह से तुम खाना बना रही हो देखकर तो लगता है कि महीने भर का तेल तुम हफ्ते भर में ही खत्म कर दोगी। थोड़ा कम तेल इस्तेमाल करो। दादी, भुजिया में तो तेल थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगी।
अपनी दादी सास की ऐसी बातें सुनकर माया उदास हो जाती है और कुछ देर में पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है और सभी बहू के खाने की काफी तारीफ करते हैं। बेटा, खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया है। आशा अपनी बहू को उसकी पहली रसोई का शगुन तो दे दो। तेरी सास पता नहीं तुझे कितना दे बहू, मेरी तरफ से ये पकड़ तो पूरे 100 रुपए। जानती है, तेरी जेठानी को तो मैंने सिर्फ 50 रुपए दिए थे। अब देखूंगी कि मेरे पैसे कैसे खर्च होते हैं। दादी जी सच में कितनी ज्यादा कंजूस है। दादी जी का नेक देखकर सब हंसने लगते हैं और इसी तरह देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है।